चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पीडी वॉल्यूम 2 का जो जीके जीएस का बुक आया था उसका हम लोग आज महामैराथन क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सेट 1 को शुरू कर लेते हैं। चलिए हम लोग सेट 1 देख लेते हैं। देखिए सेट वन में हम लोग प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 में बोला जा रहा है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। तो याद रखिएगा विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की हो जाएगा, ये अमेरिका का हो जाएगा, अमेरिका का। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चला था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा ये हो जाएगा 3 फरवरी 1925 ईस्वी में, 3 फरवरी 1925 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है पहला रेल अधिनियम कब बना। तो पहला रेल अधिनियम कब बना था, याद रखिएगा आप लोग 1890 ईस्वी में बना था, 1890 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग रेल उपक्रम हो जाएगा, रेल उपक्रम। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था। तो किसके शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा आप लोग किसके शासनकाल में हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1950 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। तो भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था, याद रखिएगा कोलकाता में शुरू हुआ था, कोलकाता में। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। तो भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था, याद रखिएगा 1924 से 25 ईस्वी में किया गया था, 1924 से 25 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं। भारतीय रेलवे का जो लोगो होता है उसमें कितना सितारा होता है, याद रखिएगा 17 सितारा होता है, 17 सितारे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग हुबली में हो जाएगा, हुबली में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग मुगल सराय में हो जाएगा, मुगल सराय में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत में सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, आप लोगों को पता होगा वंदे भारत एक्सप्रेस है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में वंदे भारत एक्सप्रेस, यही हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है भारत रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो भारत रेलवे में कुल कितना जोन हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग 18 जोन है, भारत रेलवे में कुल 18 जोन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 में रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग रेल दिवस कब मनाया जाता है, 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, इसी वजह से 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, याद रखिएगा ये हो जाएगा पेराम्बुल, तमिलनाडु में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, याद रखिएगा ये हो जाएगा बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, बड़ोदरा में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा कोलकाता में,
कोलकाता में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाजीपुर में, हाजीपुर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। तो भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय हैं, ये हो जाएगा मुंबई में, हो जाएगा मुंबई में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, याद रखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा मालीगांव में है, मालीगांव में। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, याद रखिएगा आप लोग, 1.676 मीटर होता है, 1.676 मीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है। तो विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है, याद रखिएगा आप लोग, चितरंजन में होता है, चितरंजन में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, 1882 ईस्वी में हुआ था, 1882 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, याद रखिएगा आप लोग, ममता बनर्जी बनी थी, ममता बनर्जी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है। तो डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये वाराणसी में होता है, वाराणसी में। डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ पे होता है, वाराणसी में होता है, वाराणसी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या फिर राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पर है, ये पंजाब में है, पंजाब में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ। तो भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1969 ईस्वी में। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है, 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में 1969 ईस्वी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कितने बर्थ होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितना बर्थ होता है, याद रखिएगा 78 या 72, 72 या 78 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया। तो रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था, याद रखिएगा आप लोग, 1994 ईस्वी में किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था, तो 1994 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। तो ब्लू चिप के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व रेलवे को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा ये उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है, उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व में पहली बार रेल परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ। तो विश्व में पहली बार रेल परिचालन किस देश में हुआ था, याद रखिएगा ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन है। तो कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा तीनों हो जाएगा। कौन कौन सा, गोवा भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा और महाराष्ट्र भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में है दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ। तो दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था, याद रखिएगा आप लोग 2002 ईस्वी में शुरू हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था, 2002 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में है भारत में रेलवे कर्मचारियों के भर्ती के लिए कितने रेलवे बोर्ड बनाए गए हैं। कितना रेलवे बोर्ड बनाया गया है, याद रखिएगा 21 को बनाया गया है। भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए कितना रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, याद रखिएगा 21 बनाया गया है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 38 में IRCTC का तात्पर्य क्या है? तो याद रखिएगा IRCTC का तात्पर्य क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे क्रिटेरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन रेलवे क्रिटेरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है, भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलाई जा रही है? कहाँ चलाई जा रही है? कहाँ चलाई जा रही है? याद रखिएगा मुंबई में। मुंबई में भारत में एकमात्र ट्रेन, मतलब एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर कि महिलाओं के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। कहाँ चलाई जा रही है? मुंबई में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? भारतीय रेल जो है पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ करता है? याद रखिएगा ये बंगलुरु में करता है, बंगलुरु में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में बोला जा रहा है, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? भारतीय रेल कितना डिवीजन में बटा हुआ है? 69 डिवीजन में बटा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग 69 डिवीजन में बटा हुआ है। चलिए अब ये सेट 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग सेट 2 देख लेते हैं। सेट 2 देख लेते हैं। चलिए सेट 2 का हम लोग प्रथम प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सेट 2 में बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? याद रखिएगा आप लोग, यूनानियों ने किया था, यूनानियों ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, श्रीलंका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? याद रखिएगा आप लोग, 8 राज्यों को स्पर्श करती है, 8 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? याद रखिएगा 12 समुद्री मील तक फैली है, 12 समुद्री मील तक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। इसी को हम लोग वालांगू भी कहते हैं, किबिथु या वालांगू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार कितना हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आप लोग को पता होगा, लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत का संकलन क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? याद रखिएगा 24 समुद्री मील तक फैली हुई है, 24 समुद्री मील तक फैली है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? किस तट से किया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, चेन्नई से किया जाता है, चेन्नई से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 समुद्री मील तक हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा ये हो जाएगा गुहार मोती। इसी को हम लोग गौर माता भी कहते हैं, ठीक है, गौर माता भी इसी को हम लोग कहते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो याद रखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है 16। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं कहाँ पर है 16।
ऑप्शन नंबर कितना में 16। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 16, इसका यही आंसर हो जाएगा 16। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए बोला जा रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, याद रखिएगा आप लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है। याद रखिएगा आप लोग रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है, ये हो जाएगा हिंद महासागर का, हिंद महासागर का हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम हो जाएगा, हिंद महासागर का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। इसी को हम लोग केप कोमोरिन ही बोलते हैं, केप कोमोरिन कन्याकुमारी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी पता होगा आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रो से त्रिपुरा, पौ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रो से हो जाएगा राजस्थान, गौ से हो जाएगा गुजरात, मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छः से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और गमछा और झार से क्या हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कर्क रेखा भारत की किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आप लोगों को पता होगा किससे किससे होकर गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोगों को पता होगा हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी। अगला चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 22 में है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। आप लोग को ट्रिक भी पता होगा क्या होता है इसका ट्रिक। तो इसका ट्रिक होता है क्षेत्रफल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या होता है, ये होता है रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। इसमें क्या हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, फिर अब आ से एक मिनट में फिर से बदलते हैं। 7 को कौन से, रुक चीन अब आ भारत। ट्रिक क्या होता है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, क्या हो जाएगा अब आ भारत, आ भारत। रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, को से कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा और ओ से हो जाएगा अमेरिका, बो से हो जाएगा ब्राज़ील और आ से हो जाएगा ऑस्ट्रिया और भारत से भारत हो जाएगा। इसके बाद अर्जेंटीना आता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में देखिए बोला जा रहा है भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो कितनी दूरी पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो याद रखिएगा कितना दूरी पर हो जाएगा, तो 876 किलोमीटर हो जाएगा, 876 किलोमीटर। इसके बाद चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा भील जनजाति। भील जो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, याद रखिएगा ये वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा, वलित पर्वत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है 82.5 डिग्री। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था। तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, फ्रांसीसियों ने कहा था। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था, तो फ्रांसीसियों ने कहा था, फ्रांसीसियों ने। इसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, तो देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिए कितना से हो जाएगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में देखिए बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 30 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग कितना हो जाएगा। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में देखिए बोला जा रहा है भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन है। तो भारत का सर्वाधिक वनच्छादित राज्य कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या क्या बोला जाता है, तो पिगमिलियन पॉइंट भी बोला जाता है और पार्सियन पॉइंट भी बोला जाता है और लाहिचिंग पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, यानी लैंड लॉक हैं। तो कुल कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 20 गो हो जाएगा। भारत कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं, तो 20 गो राज्य जो है ये स्थल रुद्ध हैं, मतलब लैंड लॉक हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा पता है आप लोग को कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग मानक भारतीय मानक रेखा भी कहते हैं, और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो याद रखिएगा आप लोग 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, वेदिकन सिटी हो जाएगा, वेदिकन सिटी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को गुजरती है। कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन तमिलनाडु से होकर के नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पूछा जा रहा है नहीं गुजरती, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है। मतलब विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कुल कितना क्षेत्रफल है, याद रखिएगा 2.42% है। और अगर पूरा की बात करते हैं कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितने नंबर पर आती है, तो 7वें नंबर पर आती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली है। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों से फैली हुई है, तो याद रखिएगा ये 3 राज्यों से फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में फैली हुई है, याद रखिएगा ये 3 राज्यों में फैली हुई है। पुदुचेरी कितने राज्यों में फैली हुई है, 3 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, 3 राज्यों में फैली हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। तो भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 10 राज्य हो जाएगा। 10 राज्य जो है ये हिमालय पर्वत से स्पर्श करती है। चलिए अब ये सेट 2 भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग लेते हैं, चलिए सेट 3 की बात कर लेते हैं अब हम लोग, सेट 3।
चलिए हम लोग सेट 3 में प्रथम क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेट 3 में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है, याद रखिएगा ये भारत एवं नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है, भारत और नेपाल से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है, याद रखिएगा आप लोग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 राज्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल कितना राज्य है, पता होगा आप लोग को, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है, मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगी नोट रेखा पूछा जा रहा है, किन दो देशों के बीच स्थित हो जाएगा। मैगी नोट रेखा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ये मैगी नोट रेखा जो है जगह ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। और वहीं पूछा जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा हो जाएगा, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हो जाएगा रेड क्लिप रेखा हो जाएगा। भारत चीन के बीच पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। और अगर भारत और अफगानिस्तान की पूछा जाए, भारत और अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बीच पूछा जाएगा तो हो जाएगा डूरन रेखा हो जाएगा। ठीक है, डूरन रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, सर्किरिक विवाद किससे संबंधित हैं। सर्किरिक विवाद किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। सर्किरिक विवाद किससे संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा शून्य रेखा, शून्य रेखा हो जाएगा, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा, बांग्लादेश का। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश का, बांग्लादेश। इसका ट्रिक होता है, क्या होता है, बचपन में भूत है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है, शिलोन, शिलोन किस देश का प्राचीन नाम है। शिलोन पूछा जा रहा है शिलोन किस देश का प्राचीन नाम है, किसका हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। शिलोन ऐसे भी सुन करके भी लग रहा है हम लोग को कि शिलोन किसका हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच हो जाएगा, सीमा रेखा हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच हो जाएगा। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और जर्मनी और क्या हो जाएगा, दक्षिणी कोरिया के बीच हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैगी नोट रेखा हो जाएगा। ठीक है, मैगी नोट रेखा। और वहीं अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। और अगर भारत और अफगानिस्तान या तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सा हो जाएगा, डूरन रेखा हो जाएगा। ठीक है, डूरन रेखा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित हैं। किस श्रेणी में स्थित हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। बोला जा रहा है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट किस देश में हो जाएगा, याद रखिएगा ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है, नेपाल में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में है, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश के बीच। फरक्का विवाद किसके किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, पाक जल डमरू हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हो जाएगा, पाक जल डमरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में है बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है इसमें से, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। जबकि पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, असम का भी हो जाएगा, मेघालय का भी हो जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, याद रखिएगा आप लोग किसके बीच हो जाएगा, यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच हो जाएगा, यूएसए और कनाडा के बीच हो जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा क्या बोलते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा ये मैगिनोट रेखा हो जाएगा, मैगिनोट रेखा हो जाएगा। ठीक है, मैगिनोट रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग मांडले जेल कहाँ पर हो जाएगा, ये म्यांमार में हो जाएगा। मांडले जेल कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच स्थित हो जाएगा, याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा हो जाएगा, डूरंड पूछा जाएगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा, या फिर भारत और अफगानिस्तान भी पूछा जाएगा तो भी डूरंड रेखा ही हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच क्या हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा। भारत चीन के बीच क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, याद रखिएगा आप लोग ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ। भारत से बर्मा, वर्मा का मतलब म्यांमार होता है, कब अलग हुआ था, याद रखिएगा आप लोग कब अलग हुआ था, ये हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। भारत से म्यांमार कब अलग हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है ये चीन के साथ स्पर्श नहीं करती है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा, हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। चलिए, और रूस और फिनलैंड के बीच क्या हो जाएगा, मैनरीन रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये राजस्थान हो जाएगा। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, राजस्थान के साथ बनाती है। इसके बाद चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए बोला जा रहा है अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग किस देश में हो जाएगा, ये म्यांमार में हो जाएगा, म्यांमार में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है बहादुर जफर की कब्र कहाँ स्थित है। बहादुर जफर की कहाँ पे हो जाएगा, बहादुर शाह जफर, इसका कब्र कहाँ पर हो जाएगा, यांगून में है, यांगून में। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, यांगून। चलिए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कहाँ पर यांगून मिलता है हम लोग को, यांगून। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है यांगून, यहीं पर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है, यांगून में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो पंजशीर घाटी कहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा अफगानिस्तान में है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है, ये अफगानिस्तान में है। अगला चलिए हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 29 में हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है मैनर हिंद किन दो देशों के बीच के
सीमा रेखा है। मेननहीन रेखा किसके किसके बीच स्थित है, याद रखिएगा रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है ये मेननहीन रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या हो जाएगा, जर्मनी और फ्रांस के बीच हो जाएगा ये मेगिनोट रेखा हो जाएगा, मेगिनोट रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। कितना लगती है, 108 किलोमीटर, मात्र 108 किलोमीटर की सीमा बनाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनती है। कौन सा रेखा हो जाएगा, ये डूरंड रेखा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, याद रखिएगा आप लोग, मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच हो जाएगा, ढाका एवं कोलकाता के बीच हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है, ढाका और कोलकाता के बीच चलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। तो चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, याद रखिएगा आप लोग, लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। तो 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ पर चलाया गया था, याद रखिएगा ये सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था, सियाचिन ग्लेशियर पर। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में है म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, याद रखिएगा ये हो जाएगा असम। असम जो है ये म्यांमार के साथ भारत की ये राज्य जो है ये म्यांमार के साथ साझा नहीं करती, सीमा साझा नहीं करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश से संबंधित हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है, भारत एवं बांग्लादेश से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, याद रखिएगा आप लोग, भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किससे किसके बीच चलती है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भारत की कौन सी राज्य जो कि सबसे लंबी सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा बनाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो भारत में कुल कितना केंद्र शासित राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा 8 गो केंद्र शासित राज्य हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा पूछा जाएगा तो किसके किसके बीच हो जाएगा, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। वही अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा हो जाएगा, डूरंड रेखा हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हो जाएगा, 0 डिग्री लाइन होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेट नंबर 4 को देख लेते हैं। सेट नंबर 3 देख रहे थे हम लोग, अब हम लोग सेट नंबर 4 को देख लेते हैं। चलिए हम लोग सेट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 4 में हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखिएगा, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा आप लोग, जॉर्ज लेमन तेरे ने किया था, जॉर्ज लेमन तेरे ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है सबसे बड़ा तारामंडल कौन है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा हो जाएगा, सेंटारस हो जाएगा। सबसे बड़ा तारामंडल की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा, सेंटारस हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी और सी दोनों हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह के पास तो उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है सी ऑफ ट्रॉन्गलिटी कहाँ पर स्थित है। तो सी ऑफ ट्रॉन्गलिटी कहाँ पर स्थित है, याद रखिए चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रॉन्गलिटी कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, याद रखिएगा अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किनके बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष हम लोग को देखिए प्रकाश वर्ष देख करके हम लोग को क्या लगता है कि ये प्रकाश का मात्रक होगा, लेकिन प्रकाश का नहीं है ये किसका, हम लोग को लगता है समय का होगा। समय का नहीं, ये दूरी का हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा। ठीक है, वर्ष लगा हुआ हम लोग को लगता है समय का है, लेकिन समय का नहीं हुआ, ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गॉड पार्टिकल कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है, हिग्स बोसान कहलाता है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है, हिग्स बोसान कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, मतलब 8.3 मिनट हम लोग अप्रोक्स में बोल सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गैनीमीड किसका उपग्रह है। याद रखिएगा आप लोग गैनीमीड किसका उपग्रह हो जाएगा, तो गैनीमीड हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। और गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा हो जाएगा, गैनीमीड। पूछा जाता है पूछा जाता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो बुध हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, याद रखिएगा आप लोग एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक पारसेक बराबर कितना हो जाएगा, एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 15 में सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन है। तो सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह की बात बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये सेरेस हो जाएगा, सेरेस। सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा हो जाएगा, सेरेस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन आप लोगों को पता होगा शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है, शनि ग्रह। टाइटन किसका उपग्रह हो जाएगा, तो टाइटन हो जाएगा शनि का उपग्रह हो जाएगा। टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में शनि इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा आप लोग सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है। तो अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि 9.46 गुना 10⁻15 मीटर भी हो जाएगा और 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर भी हो जाएगा। अब ऐसा कैसे हो जाएगा समझिएगा। देखिए यहाँ पर मीटर है और मीटर को जब भी हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से हम लोग भाग देते हैं।
भाग देते हैं। देखिए 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 3 जीरो खत्म हो जाएगा तो 12 ही बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, आप लोगों को पता होगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो है ये प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होते हैं। तो शुद्ध ग्रह जो है ये किसके किसके बीच स्थित होती है, तो शुद्ध ग्रह जो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है ब्रह्मांड का मौलिक कण है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या हो जाएगा, तो हिग्स बोसान हो जाएगा। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या हो जाएगा, हिग्स बोसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह हो जाएगा, तो चंद्रमा की हम लोग बात कर लेते हैं, किसका हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भौर या शांत का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो भौर या शांत का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को हम लोग भौर का तारा, शांत का तारा, पृथ्वी के वाहन, पृथ्वी के भंगली, सौंदर्य का देवता, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सब हम लोग शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। तो भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्लूटो है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लूटो जो है ये क्या हो जाएगा, बौना ग्रह हो जाएगा। बौना ग्रह की श्रेणी में इसको डाल दिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग 4.2 वर्ष लग जाता है। कितना समय लग जाता है, 4.2 वर्ष लग जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखिएगा चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, तो समझिएगा, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर सूर्य है, जो सबसे नज़दीक रहेगा वही तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। जो दूर है इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। सबसे नज़दीक में कौन है, सूर्य के, बुध है, इसलिए सबसे कम समय में कौन कर लेगा, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन कर लेगा, बुध ग्रह कर लेगा। और सबसे दूर में कौन है, वरुण। तो सबसे अधिक समय किसको लग जाएगा, वरुण को लग जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या हो जाएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या हो जाएगा, ये प्रकाश मंडल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। पूछा जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो कितना हो जाएगा, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है आकाशगंगा की आकृति कैसी है। आकाशगंगा की आकृति कैसे हो जाएगा, याद रखिएगा सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सौंदर्य का देवता, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, शांत का तारा, सब शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम को, बोला जा रहा है ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन कौन है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, याद रखिएगा जोहान्स केपलर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन हो जाएगा, जोहान्स केपलर हो जाएगा, जोहान्स केपलर।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला कहा जाता है, दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। शुक्र ग्रह को हम लोग पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जाए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लग जाता है, तो 1.3 सेकेंड में पहुँचता है, 1.3 सेकेंड समय लग जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो तारामंडल की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 89 को हो जाएगा, यानी 89 हो जाएगा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, तो धूमकेतु जो ये कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, याद रखिएगा ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सूर्य का मुख्य संघटक है, तो सूर्य का मुख्य संघटक क्या हो जाएगा, तो सूर्य का मुख्य संघटक हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। कौन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 को देख लेते हैं। बोला जाए तारे का रंग किसका सूचक है, तो तारे का रंग किसका सूचक हो जाएगा, तो ये ताप का सूचक हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक है, ताप का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है उसका नाम क्या है, सूर्य है, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। चलिए सेट 4 भी क्लियर हो गया। अब हम लोग सेट 5 को देख लेते हैं, ठीक है। सेट 5 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए सेट 5 को शुरू करते हैं। देखिए सेट 5 में पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सेट 5 में पहला क्वेश्चन है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो दांडी यात्रा कितना दिन चला था, याद रखिएगा आप लोग 24 दिन चला था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक चला था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, याद रखिए दांडी से किया था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, दांडी से किया था, दांडी से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा, चंपारण। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। कौन कौन आया है, अभिषेक भी है, चलिए बैठ जाइए दोनों। और कोई आया है क्लास, उस क्लास में और कोई है, नहीं है, ठीक है बैठ जाइए, हल्ला नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था, याद रखिए किसने कहा था, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे, याद रखिएगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में किए थे, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में है बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, याद रखिएगा ये हो जाएगा 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? किस में किया था, याद रखिएगा, चंपारण में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी अफ्रीका में कितना वर्ष तक रहे थे? 21 वर्षों तक रहे थे, 21 वर्षों तक। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? याद रखिएगा, ये हो जाएगा 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा चोरा चोरी हत्याकांड, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? याद रखिएगा आप लोग, 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला के बुलावे पर। याद रखिएगा आप लोग, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला के बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से हो जाएगा? तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से हो जाएगा? याद रखिएगा आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी हो जाएगा? तो मुरली भरा हुआ का हो जाएगा, मुरली भरा हुआ। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? याद रखिएगा आप लोग, 1915 ईस्वी में लौटे थे। गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में लौटे थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 18 में है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आखिर कितने बार बने थे? यही पूछा जा रहा था। ये एक ही बार बने थे, मात्र एक बार बने थे, मात्र एक बार बने थे। ठीक है, मात्र एक ही बार बने थे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है, गांधी जी ने पहला जनसभा कहाँ दिया था? गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? जन भाषण कहाँ पे दिया था? याद रखिएगा आप लोग, वाराणसी में दिए थे। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ पर दिए थे? वाराणसी में दिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो ये हो जाएगा पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंका गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है, बोला जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का बोला जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ से चलाया गया था? कहाँ में चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ में चलाया गया था? याद रखिएगा आप लोग, ये चलाया गया था मोतिहारी में चलाया गया था, मोतिहारी में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है, गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। मतलब गांधी जी जो है ये 1917 ईस्वी में चंपारण यात्रा किए थे, पता होगा आप लोग को। आखिर ये किसके अनुरोध पे किए थे, मतलब किसके बुलावे पे गए थे? याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा आप लोग, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। तो किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ला करके खड़ा किया था, याद रखिएगा आप लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 27। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 27 में चोरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो चोरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे, बारदोली गए थे, बारदोली में थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है, बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता की बात कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, आप लोगों को पता होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो महात्मा गांधी जो है ये किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो यह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे ये सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, याद रखिएगा 388 किलोमीटर, 388 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी। जब वे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। मतलब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, जबकि वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, उस समय किए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 35 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो दांडी की हम लोग बात कर लेते हैं, ये गुजरात के किस जिला में हो जाएगा, नवसारी जिला में हो जाएगा। दांडी जो है ये गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या था। तो गांधी जी के आत्मकथा का नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा आत्मकथा पूछा जा रहा है ना, नहीं आत्मकथा, देखिए गांधी जी के आत्मकथा पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ भी हो जाएगा और ये नवजीवन भी हो जाएगा, यानी ए बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी। कितने सहयोगियों के साथ किए थे, याद रखिएगा 78 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा किए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सेट 5 तक क्लियर हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, अगले क्लास में देख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा, वैसे भी 1 घंटा प्लस का हो गया है लगभग। तो हम लोग 5 सेट इसमें देख लिया और अगली क्लास में हम लोग 5 सेट देख लेंगे। तो ठीक है, यहीं पे क्लास को हम लोग एंड करते हैं।